हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने इंडिकेटर, पीएच और सॉल्ट के बारे में डिटेल में ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में ट्रिक के माध्यम से और इमेज यानी डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही जितनी भी वीडियो आपके सीटेट के लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अपलोड कराई जा रही हैं, सारी वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस वाइज डली हैं। तो अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है तो आप वहां से एक एक करके अपने सीक्वेंस वाइज क्लासेस से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिलेबस सीरीज चला रहे हैं जहां हमारा सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले भी अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो एक प्लेलिस्ट मौजूद है जहां पे लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस डली हैं। आप वहां से भी नए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आज हमें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। तो बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर में सीटेट एग्जाम में ही इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और 2 से 3 प्रश्न जो पूछे गए थे ना, वो मानव रोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मानव रोग से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंगस, प्रोटोजोआ, कृमियों से होने वाले रोग के बारे में आपके सीटेट एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न ऑन एवरेज की बात हो रही है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लास से आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब बताइए जो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो वे जीव जो इतने अधिक छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से या खुली आंख से हम उसको नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी के बिना हम उनको नहीं देख सकते हैं। देखना इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। देखिए नाम से ही क्लियर है, सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटा, जीव यानी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतने छोटे जीव जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इनका जो व्यास होता है लगभग mm से μm तक होता है। इनको mm से μm तक मापा जाता है। अब सोचिए μm तक मापा जाता है तो ये कितने छोटे होते होंगे। अब जो सूक्ष्म जीव है ना, इनको मेनली 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। पहला हो गया बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है पूर्व केंद्रीय। अब बताइए पूर्व केंद्रीय क्या होता है, आप मुझे बताइए कि पूर्व केंद्रीय क्या होता है। देखिए पूर्व केंद्रीय मतलब होता है प्रोकैरियोट। पूर्व केंद्रीय मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि ऐसे जीव जिनका जीव केंद्रक होता है, ऐसे जीव जिनका जो केंद्रक होता है वो झिल्ली में नहीं बंद होता है, किसी भी मेम्ब्रेन में नहीं बंद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। तो बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु ये पूर्व केंद्रीय होता है और एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय मतलब इनकी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है। इसीलिए बैक्टीरिया को हम पूर्व केंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, कवक या फिर फंगस। अब जो फंगस होता है ना, ये एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। यानी जो इनकी बॉडी है, पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से भी बन सकती है और उसको बनने के लिए ज़्यादा सेल की भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, अब ये पोषण के आधार पे ये जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, ये मृतोपजीवी या फिर परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब क्या समझे, कि भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए ये सड़े गले मरे हुए चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी बोलेंगे। और परजीवी मतलब क्या है, कि ये किसी होस्ट सेल के अंदर रहें और होस्ट सेल के अंदर से ही भोजन प्राप्त करें और उसको नुकसान पहुंचाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परजीवी। अब इसके उदाहरण पे क्या आ जाएगा,
ईस्ट आ जाएगा, एस्परजिलस आ जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? फंगस के। और ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अभी हम इनसे होने वाले रोगों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनसे मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। तीसरा है एल्गी या फिर शैवाल। अब जो शैवाल होता है, शैवाल कैसा होता है? एक कोशिकी या बहुकोशिकी, ये भी एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकता है। लेकिन ये होते कैसे हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन बना सके, अपना भोजन यानी अपना खाना खुद बना सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। क्या होता है? एक स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए, और विषमपोषी जो अपना भोजन खुद से ना बनाए, दूसरे जीव पे डिपेंड रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। तो जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, एल्गी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये क्या हो जाते हैं? एल्गी के उदाहरण हैं। चौथा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकी होते हैं, यानी इनकी पूरी बॉडी एक कोशिका से बनी होती है। साथ ही ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब ये अपना भोजन जो बनाते हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। या फिर परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब कि अपने भोजन के लिए होस्ट सेल पे डिपेंड होते हैं। ये किसी सेल के अंदर रहेंगे और उससे भोजन लेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हो जाएंगे। पांचवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। इससे तो बहुत रोग होते हैं और इससे प्रश्न आते भी बहुत हैं। अब जो विषाणु या वायरस है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है। ये टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वायरस, ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो आपके सीटेट में आते हैं, तो 2-3 स्टेटमेंट होती हैं, वहां पे ये लिखा रहता है कि जो वायरस है ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण है कि नहीं है। तो आपको क्या क्लिक करना है कि ये जो वायरस होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है, और ये भोजन के लिए क्या करता है? होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। देखिए, ये जो वायरस होता है इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये सजीव भी रह सकता है और निर्जीव भी रह सकता है, यानी ये जीवित भी रह सकता है और मृत अवस्था में भी रह सकता है। जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है तब ये सजीव अवस्था में आ जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है, और जहां ये होस्ट सेल से बाहर निकला तो फिर से ये मर जाता है या इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। जब ये होस्ट सेल के अंदर पहुंचेगा तो एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा? जनन करेगा, यानी अपने ही जैसे वायरस का निर्माण करेगा। लेकिन हाँ, जो वायरस होता है, वायरस का अब देखिए, इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता, ये अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। इसके शेप साइज क्या होते हैं? वो बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए राइनो है, HIV वायरस है, ये इत्यादि क्या हो जाएंगे? वायरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए मानव में रोगों के प्रकार। अब जो मानव है, ये जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये मानव में रोग भी देते हैं, यानी जो हम हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये अंदर जाके रोग भी फैलाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया द्वारा भी रोग होता है, वायरस के द्वारा भी रोग होता है। अब देखिए जो मानव रोग है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव रोग मेनली 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग मतलब क्या होते हैं? कि ऐसे रोग जो जन्म से ही हों। जन्मजात रोग मतलब कि ऐसे रोग या ऐसी डिसीज जो जन्म से ही हो, यानी जब माँ के पेट में रहते हैं तभी से वो फिक्स होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जन्मजात रोग बोलते हैं, जो कि हमको माँ बाप से मिलती है। ठीक है, और ये किसी भी आनुवांशिक डिफेक्ट के कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी माँ बाप से बच्चे में आया, फिर उनसे दूसरे उनके बच्चे में गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल भी दिया है, एक दात्र कोशिका अरक्तता। अब इतना भारी भरकम टर्म दिया है, लेकिन इसका जो नेम है, जो हम कॉमन नाम इसका जानते हैं, क्या है? सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। अब जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है? तो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है ये लगभग गोलाकार की होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जिस व्यक्ति को होता है तो इसकी आरबीसी कैसे हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है। कैसे हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंच पाता है बॉडी में। इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? ये भी जन्मजात रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें अगर चोट लग गई है ना तो इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रक्त बहता ही रहेगा। या फिर विभिन्न अंगों के विकास में विकार, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, इसको कोई जन्मजात रोग है, तो ये क्या होगा? जैसे इसका हृदय अच्छे से नहीं बढ़ेगा, हाथ पैर अच्छे से नहीं बढ़ेंगे, इनका सही से विकास नहीं हो पाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। तो जो मानव रोग होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया जन्मजात रोग और दूसरा होता है अर्जित या एक्वायर्ड डिसीज।
अब ये एक्वायर्ड डिसीज़ क्या होती है, तो ये हमको जन्म के बाद होती है। कब होती है? जन्म के बाद। ये जन्म से पहले ये डिसीज़ें नहीं होती हैं, जन्म के बाद होती हैं। इसको हम बोलते हैं उपार्जित, अर्जित या फिर एक्वायर्ड डिसीज़ बोलते हैं। अब जो एक्वायर्ड डिसीज़ है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संक्रामक, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस या फिर इसको हम संचरणीय रोग भी बोलते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। कम्युनिकेशन के द्वारा फैलता है, टच के द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग या फिर संचरणीय रोग बोलते हैं। अब जो ये संक्रामक रोग होता है ये मेनली किसके द्वारा फैलता है या किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और कृमियों के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्लू है, मलेरिया है, टीवी है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स है। ये रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, मान लीजिए रोगी व्यक्ति है, ये नॉर्मल व्यक्ति के अगर कांटेक्ट में आता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसीलिए इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। अब दूसरा क्या है? असंक्रामक रोग है या फिर इसको हम असंचरणीय रोग भी बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो अभी हमने देखा जो एक्वायर्ड डिसीज होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक इन्फेक्शियस होती है, कम्युनिकेबल होती है, और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस या क्या बोलते हैं इसको? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ठीक है, तो जो इन्फेक्शियस डिसीज होती थी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती थी, लेकिन जो असंक्रामक रोग होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता, जिसको है उसी को रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप रोगी व्यक्ति को टच कर देते हैं या उसके साथ बैठ गए तो उससे आप में भी ये रोग आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए एलर्जी। एलर्जी कैसी डिसीज है? ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। क्यों? देखिए मान लीजिए मुझे मूंगफली से एलर्जी है, क्या है? मूंगफली से एलर्जी है, तो क्या जरूरी है कि मेरे पास आप बैठेंगे तो आपको भी मूंगफली से एलर्जी हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो एलर्जी होती है ये क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, कुपोषण संबंधी जितनी भी बीमारी होती हैं, तो कुपोषण संबंधी बीमारी मतलब कि खाने पीने की कमी से हो रही हैं। अब खाने पीने की कमी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को खाने पीने की कमी हुई तो उसके पास आप बैठ जाइए तो आपको भी खाने पीने की कमी हो जाएगी। और विटामिन, मान लीजिए एक व्यक्ति को विटामिन की कमी से कोई रोग हो गया तो क्या आप उसके पास बैठ जाएंगे तो आपको भी विटामिन की कमी से रोग हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनीमिया है, पेलाग्रा है, ये सब क्या होती हैं? ये कुपोषण संबंधी बीमारी होती हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। तीसरा है डिजेनरेटेड डिसीज। जैसे मान लीजिए आपका किडनी डैमेज हो गया है या हार्ट डैमेज हो गया है, तो क्या ये दूसरे व्यक्ति तक फैलेगा? नहीं फैलेगा, इसलिए इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। चौथा है कैंसर। कैंसर भी क्या बताइए? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि जो कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है? अगर जो हमारी सेल है, सेल का अनियमित वृद्धि हो जाए, यानी अनियमित तौर पे वो क्या करे? ग्रो करे। सेल्स ग्रो तो करती हैं लेकिन अनियमित तौर पे असंख्य संख्या में वो ग्रो करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? कैंसर। अब जरूरी नहीं हमारी जो सेल है ये अनियमित तौर पर ग्रो करती हैं तो दूसरे की सेल भी अनियमित तौर पर ग्रो करे। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कौन सा? पोल्यूशन से जो रोग होते हैं। अब पोल्यूशन से जो रोग होंगे तो जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ के व्यक्तियों को होंगे, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ के व्यक्तियों को नहीं होंगे। तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और मानसिक विकार जो होते हैं या फिर जो मेंटल डिसीज होती हैं ये भी कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती है। क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोगों के बारे में। तो ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, संचरित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु जनित या बैक्टीरियल कॉज डिसीज बोलते हैं। अब इसमें पहला क्या आ जाएगा? निमोनिया। निमोनिया किसकी वजह से होता है? तो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से। ये रोग जो होता है ये फेफड़े में इसमें सूजन आ जाता है, यानी कुल मिला के ये क्या प्रभावित करता है? तो श्वसन अंग को प्रभावित करता है। क्या करता है? श्वसन अंग को प्रभावित करता है। इस रोग में फेफड़े में सूजन आ जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है गोनेरिया। अब जो गोनेरिया होता है ये लिंग संबंधित रोग होता है, सेक्स लिंक्ड डिसीज होता है। इसमें जनन अंग में संक्रमण हो जाता है। ठीक है,
तीसरा है टिटनेस। अब देखिए टिटनेस से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो टिटनेस होता है ये कैसा होता है, संक्रमण रोग होता है। अभी हमने पढ़ा है कैसा रोग होता है, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज होता है। अब इसमें जो कंकाल पेशियां होती हैं ना, हमारी जो स्केलेटन मसल्स होती हैं, इसको जो कंट्रोल करती है, इनके कंट्रोल करने वाली तंत्रिका कोशिका भी होती है, ठीक है, नर्व सेल्स भी होती हैं। तो जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं, इनको कंट्रोल करने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं वही क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वही काम करना बंद कर देती हैं। तो टिटनेस देखिए कितना खतरनाक है। हमारी जो कंकाल पेशियां हैं, कंकाल पेशियां क्या करेंगी, हमको चलने फिरने, बॉडी बैलेंस करने में मदद करेंगी। अब इसको जो कंट्रोल करती है हमारी तंत्रिका कोशिका, अगर वही डैमेज हो जाए, वही प्रभावित हो जाए, तो हमारी कंकाल पेशियां क्या सही ढंग से काम कर पाएंगी, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो टिटनेस में क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली, वही क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और ये जो टिटनेस होता है, टिटनेस किसकी वजह से होता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसको हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगी कि इसको धनुष टंकार रोग क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर के भाग में जहाँ पे चोट लगती है, चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तो ये क्या करता है, जीवाणु, तो जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु क्या करता है, धूल मिट्टी गोबर इनके माध्यम से घाव के रास्ते हमारे बॉडी में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और इन्फेक्शन बढ़ा देता है। और इस जीवाणु का नाम क्या होता है, तो इस जीवाणु का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। क्या नाम होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज से देखिए कि इसको धनुष टंकार रोग क्यों कहते हैं। देखिए इसमें जो बॉडी होती है अकड़ के बिल्कुल धनुष के जैसे बन जाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इमेज ध्यान रखिएगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण होते हैं कि गर्दन, चेहरे तथा जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, पक्षघात हो जाता है, खुजली होगी, मांसपेशियों में खिंचाव होता है और सूजन होता है, कमजोरी होती है, निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। जब हम निगलते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अकड़न की वजह से निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो श्वसन नली होती है, यानी जो हमारी ट्रैकिया वगैरह होती हैं, यहाँ पे क्या आता है, जकड़न आ जाता है या अकड़ जाती हैं, जिसके कारण से सांस लेने में भी परेशानी देखने को मिलती है। अब इसका उपचार क्या है, तो उपचार के लिए जहाँ पे चोट लगी है, जैसे कील लोहा जहाँ पे लगा है ना, आपको उस घाव को साफ सुथरा रखना चाहिए, धूल मिट्टी से बचाना चाहिए, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होती है धूल मिट्टी के द्वारा ही तो हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। खासकर बच्चों में इसका एक टीका लगता है जिसको हम बोलते हैं डीपीटी का टीका। डीपीटी मतलब क्या होता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी बोलते हैं, और टी से टिटनस। तो ये जो टीका लगता है ये 3 रोगों से प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये टिटनस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और जब चोट लगे ना, जब भी हमको लोहे से, कील से, किसी भी चीज से चोट लगे, तो चोट लगते ही हमको एंटीटॉक्साइड सीरम एटीएस का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए, जिससे कि आगे ये बैक्टीरिया क्या हो, ग्रो न कर पाए। चौथा जो रोग है बैक्टीरिया के कारण होने वाला, जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी। तो जो कुष्ठ रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो होता है ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज होता है। कैसा होता है, कम्युनिकेबल। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि ये ड्रॉपलेट के द्वारा नहीं फैलता। ये तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा जब जो व्यक्ति बिल्कुल एकदम कॉन्टैक्ट में रहे, बॉडी टच रहे, तब जाके ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है। इसको हम किस रोग से जानते हैं, तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम हैंसन्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंसन्स रोग भी कहते हैं। अब ये देखिए कुष्ठ रोग के, ये कुष्ठ रोगी की एक इमेज है, जहाँ पे ये देखिए ऐसे व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। अब ये जहाँ पे ये व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ गए हैं ना, यहाँ की जो संवेदनशीलता होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर यहाँ पे आप पिन चुभाते हैं या फिर कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो इस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो सेंसेशन होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कुष्ठ रोग के लक्षण क्या होते हैं, कुष्ठ रोग के लक्षण होते हैं शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां की संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है तथा स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता है। अगर हम टच करते हैं ना तो उसका भी बिल्कुल भी वहां पे अनुभव नहीं होगा, चाहे आप पिन चुभाइए, चाहे आप चूटी काटिए, कुछ भी करिए, वहां पे उनको सेंसेशन नहीं होता है।
अब इसका उपचार क्या है? तो उपचार के लिए रोगी को एंटीसेप्टिक से स्नान कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक से नहलाना चाहिए। एमडीटी का टीका लगवाना चाहिए जो कि अत्यधिक प्रभावी साबित होता है। एमडीटी की ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। एमडीटी मतलब क्या होता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? 12 महीने तक दवाइयाँ ली जाती हैं, जिसमें बेसिकली 3 दवाई शामिल होती है। एक होता है डेप्सोन, दूसरा होता है क्लोफाइजीमाइन और एक होता है राइफैम्पसिन। क्या होता है? राइफैम्पसिन। ये बेसिकली 3 दवाइयाँ आपको एमडीटी यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के तहत दी जाती है। और रोगी को जब भी प्रारंभिक लक्षण ही प्रतीत हो यानी शुरू में ही स्पॉट पड़ने स्टार्ट हो जाए तो उसी समय ही डॉक्टर से अगर संपर्क कर लें तो इसका रोकथाम किया जा सकता है। पांचवा जो रोग है क्षय रोग या फिर इसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है यानी इन्फेक्शियस डिसीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट के द्वारा कैसे फैलता है? कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको हम एक्जिमा या फिर टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टीबी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है, लेकिन 2014 में टीबी के मामले सबसे अधिक जो देखे गए थे तो कहाँ पे देखे गए थे? दक्षिण पूर्व एशिया में या फिर अफ्रीका में देखे गए थे। अब टीबी के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो जिस व्यक्ति को टीबी है ना उसको हल्का सा बुखार रहेगा, खांसी आएगी, और जब इसका टीबी की मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस समय जो म्यूकस है, म्यूकस के साथ हमको खून देखने को मिलता है। म्यूकस के साथ खून आता है और म्यूकस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। भूख नहीं लगती। अब जब भूख नहीं लगेगा तो जो व्यक्ति है वो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो वजन काफ़ी कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा तो थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी। तो ये सारे क्या होते हैं? टीबी के लक्षण होते हैं। और अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो धीरे धीरे कमजोरी के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका इलाज क्या क्या है? पहले देखिए फैलता कैसे है। जो टीबी होता है ना ये फैलता कैसे है? तो ये श्वसन के छींटों के द्वारा फैलता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसा फैलता है? ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति को टीबी है वो खांस रहा, छींक रहा, तो ये जो ड्रॉपलेट हैं ये सामने वाले व्यक्ति के जाते हैं शरीर में, श्वसन के द्वारा जाते हैं या मुख के द्वारा गए और जाके उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो जो टीबी होता है किसके द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। अब इसके उपचार के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो घर के कमरे को हमको साफ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ पे हम रोगी व्यक्ति को रख रहे हैं उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक चीज मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पे सनलाइट आए और एयर जरूर आए। क्या हो? क्योंकि इसमें क्या होती है? घबराहट होती है। श्वसन तंत्र तो प्रभावित होता है तो उसकी वजह से घबराहट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके लिए सूर्य के प्रकाश आना जरूरी है और वायु भी आना जरूरी है। इसके लिए टीबी के इलाज के लिए बीसीजी का टीका लगता है बच्चों को। अब जो बीसीजी का टीका है ये 3 साइंटिस्टों के नाम पे पड़ा है, बैसिलस, कॉलमेट और वेरिन के नाम पे पड़ा है। तो ये जरूर लगवाना चाहिए बच्चों को। और साथ ही डॉट से ट्रीटमेंट भी होता है जिसके द्वारा मरीजों को बचाया जा सकता है। तो ये क्या है? टीबी रोग से उसका उपचार है, उसके क्योर हैं। अगली जो बीमारी है वो कौन सी है? टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफोसी या टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको हम आंत की बुखार या मोती झरा के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रोग होता है टाइफाइड पानी की गंदगी के कारण होता है या फिर खाने की गंदगी के कारण होता है। इसको हम मोती झरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि जो रोगी होता है उसको बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द हमेशा बना रहता है, शरीर पे लाल लाल दाने निकल आते हैं और अगर सही से उपचार नहीं हुआ तो जो आंतें होती हैं वो झुलस जाती हैं, यानी अल्सर की शिकायत वहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसका उपचार क्या है? तो जो रोगी व्यक्ति है ना उसको जैसे टॉयलेट वाला एरिया है उसके पास उसका रूम नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, साफ सुथरा रूम होना चाहिए, क्योंकि ये खाने और पानी के दूषण के कारण ही तो होता है। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, यानी ऐसा भोजन देना चाहिए जो साफ सुथरा हो, ढका हुआ हो। और इसके लिए एक टीका लगता है जिसको हम बोलते हैं टीएबी का टीका। देखिए जो बेसिकली टीएबी होता है, टी मतलब क्या होता है? टाइफॉइड, और जो ए मतलब होता है पैराटाइफॉइड ए और पैराटाइफॉइड बी होता है। कुल मिला के जो टीएबी का टीका होता है ये टाइफाइड और पैराटाइफॉइड के लिए लगाया जाता है। लेकिन अब ये बदल के अब इसका उपयोग बहुत कम होता है। अब किसका उपयोग होता है? टीसीवी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? टीसीवी, जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं? टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है। रोगी को क्लोरोमाइसिटीन वर्ग के एंटीबायोटिक्स भी देते हैं जिससे कि टाइफाइड से इलाज किया जाता है।
अगला है डिप्थीरिया। अब जो डिप्थीरिया होता है ये किसके कारण होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। और ये मेनली फैलता किससे है? तो संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है और खाने के द्वारा फैलता है। खासकर ये 3.5 साल के जो बच्चे होते हैं, 3.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फैलता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जैसे गला है ना, गले में सफ़ेद कलर की एक पन्नी बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिससे जो सांस लेने का जो नली होती है वही रुक जाती है। तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। किसमें? डिप्थीरिया में। अब इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण है तेज बुखार, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाती है। इतनी तेज बुखार रहेगी कि ब्रेन डैमेज हो जाता है और जो हार्ट है इसकी कार्य करने की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसका उपचार क्या है? तो उपचार है कि रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और एंटी सीरम का इंजेक्शन उसको जरूर लगवाना चाहिए। और बच्चों के लिए एक डीपीटी का टीका लगता है। ये मैं पहले ही आपको टिटनेस वाले में बता चुकी हूँ कि जो डीपीटी का टीका लगता है ये डिप्थीरिया के लिए लगता है, परट्यूसिस यानी काली खांसी के लिए लगता है, और टी यानी टिटनेस के लिए लगता है। तो यहाँ पे हम डिप्थीरिया पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी डीपीटी का टीका लगता है, जो कि बच्चों को लगता है। और ये डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। अगला रोग जो है वो कौन सा है? प्लेग। अब जो प्लेग रोग होता है वो किसके कारण होता है? छुआछूत के कारण होता है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो पॉस्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। इसके जो मेनली वाहक होते हैं, वाहक कौन होते हैं? तो चूहा और गिलहरी क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं। अब इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो देखिए, प्लेग के लक्षण क्या होते हैं? जो शरीर होती है ना, बॉडी होती है, वो काली कलर की हो जाती है, इसीलिए इसको काली मौत भी कहते हैं। और बॉडी में गिल्टी भी देखने को मिलती है। क्या होता है? बॉडी में गिल्टी भी देखने को मिलती है। तो ये किसके लक्षण है? प्लेग के। अब देखिए यहाँ पे लक्षण लिखे भी हैं कि रोगी को ठंड लगकर बहुत तेज बुखार आती है, शरीर पर गिल्टियाँ निकल आती हैं, शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? काली मौत भी बोलते हैं। तो इसका उपचार कैसे होगा? रोगी को सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन लेना चाहिए। ये कुछ दवाएं हैं जो कि लेना चाहिए। अगर चूहे हैं जहाँ पे रोगी रह रहा तो उसको उससे दूर करना चाहिए और प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। अगला जो बैक्टीरियल डिसीज है इसको हम क्या कहते हैं? वूपिंग कफ या फिर काली खांसी कहते हैं। ये रोग प्रायः क्या कब होता है? तो ये छोटे बच्चों को बॉडीटेला परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो संक्रमण होता है ना, ये कैसे फैलता है? एयर के द्वारा या ड्रॉपलेट के द्वारा ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, इसके लिए भी कौन सा आपको टीका लगवाना चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। काली खांसी के लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण वो होते हैं कि बच्चों को इतनी तेज खांसी आती है, इतनी तेज खांसी आती है कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। तो इसमें खांसी बहुत खतरनाक आती है और इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। 3 चीज़ के इलाज के लिए हमेशा डीपीटी का टीका लगता है: डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटेनस। तो इसके इलाज के लिए भी क्या करना चाहिए? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, जिससे जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, यानी उस रोग से प्रिवेंट करने की क्षमता उसमें व्यक्तियों में आ जाती है या बच्चों में देखने को मिलती है। अगला जो रोग है या फिर बैक्टीरिया से होने वाला जो लास्ट रोग है उसको हम क्या बोलते हैं? हैजा या फिर कॉलेरा बोलते हैं। ये जो होता है किसके कारण होता है? तो ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब जो हैजा होता है ये बेसिकली किसके कारण फैलता है? तो दूषित जल है, दूषित खाना है, या फिर मक्खियों के द्वारा जो खाना होता है, जैसे खाना खुला रखा है वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बैठी हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण क्या होता है? हैजा रोग होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त। इसके अब सबसे प्रमुख लक्षण होता है पेशाब बंद हो जाती है, हाथ पैर में ऐठन हो जाता है, और जो रोगी होते हैं उसका मृत्यु भी हो जाता है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। यहाँ पे इतना उल्टी दस्त होता है कि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। अब जब पानी की कमी हो जाएगी तो हाथ पैर में ऐठन हो ही जाएगा, और हाथ पैर में ऐठन होगा, इतना तेज शरीर में दर्द होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार है, एक तो हैजे का टीका लगवाना चाहिए, दूसरा ठंडी वस्तुएं रोगी को दी जानी चाहिए। जिसको हैजा है तो उसको ठंडी चीज़ें दें जो कि डाइजेस्ट आसानी से हों, और बाजार की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, यानी प्रदूषित चीज़ें, प्रदूषित कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से हमेशा दूर रखना चाहिए। तो ये 11 कुछ क्या है? बैक्टीरियल डिसीज हैं, बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं, जिनको हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, उनका उपचार क्या है, लक्षण क्या है, और उनके
मतलब उनके लिए टीके कौन से लगवाने चाहिए, पूरी डिटेल हमने पढ़ी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा, मानव रोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और साथ ही बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। कल की क्लास में हम वायरस से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, फंगस से होने वाली डिसीज और कृमियों से होने वाली डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्लास आपकी 3 नंबर की फिक्स करने वाली क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और कौन से, बैक्टीरियल नहीं, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल और कृमियों से होने वाले रोगों के बारे में एक क्लास लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।